हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी। यात्रियों के नज़रिए, देखो जितने भी भारत में हमारे यात्री आए हैं आखिर वो किस नज़रिए से आए हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। 12th क्लास की जो हमारी एनसीईआरटी है, क्योंकि हम एनसीईआरटी के माध्यम से सभी अपने फ्रेंड्सों को, सभी अपने भाइयों को अच्छे और बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ाएंगे। जितना भी हमसे सॉल्यूशन हो सकेगा हम उनको सॉल्यूशन करके देंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जितने भी हमारे यात्री आए थे भारत में आपको पता होगा कि हमारे भारत में 3 यात्री आए थे। हमारे भारत में 3 यात्री आए थे। तीनों यात्रियों के बारे में देखो, हम यहाँ पर नीचे हम पढ़ लेंगे कौन कौन से हमारे यात्री थे हमारे 3 जो यात्री। एक तो हमारे थे जो अल्ब्रूनी, एक तो हमारे थे अल्ब्रूनी जो 11वीं शताब्दी में आए थे उज्बेकिस्तान से। एक तो इब्न बतूता, वो थे 14वीं शताब्दी में आए थे। एक थे मोरक्को तथा वो फ्रांसीसी जो वर्नियर थे वो फ्रांस से आए थे, वह 17वीं शताब्दी में आए थे। 3 जो हमारे जो यात्री हैं भारत में अहम 3, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था। 3 जो यात्री हैं, अल्ब्रूनी थे जो हमारे 11वीं शताब्दी में आए थे उज्बेकिस्तान से। इब्न बतूता थे वो 14वीं शताब्दी में आए थे मोरक्को से। एक थे फ्रांसा वर्नियर, वो फ्रांस से आया था, वो तो 17वीं शताब्दी में आया था। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं जैसे कि जो महिला और पुरुषों के कार्य की तलाश। आखिर जो महिला और पुरुष जितने होते थे पहले के समय के, जो कौन कौन से कार्य होते थे, कैसे अपना भरण पोषण करते थे, प्रकृति और आपदाओं से बचने के लिए व्यापारिक व सैनिक पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में। तीर्थयात्री मतलब होता है यात्रा करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्लान कर लेना। और यहाँ अपना उद्योग बनेगा और वहीं जगह पर वो लोग प्लान करेंगे। खाने पीने की व्यवस्था, खाने पीने एवं तालाब, इन सब चीज़ों की सारी उनको पूरी व्यवस्था मिलेगी। वहीं पर वो लोग कुछ दिन तक रुक जाएंगे, यहाँ पर उन सब चीज़ों का, जैसे कि उनके साथ भेड़ बकरी आदि इत्यादि सारी चीज़ें होती थी। भेड़ बकरियों के लिए वहाँ पर फसल बर खाने पीने की चीज़ें वहाँ से समाप्त हो जाएंगी, तो वहाँ से वो दूसरी जगह प्लान कर जाएंगे जितने वो यात्री हैं। इस तरह से उनका जीवन यापन पूरी दुनिया में गोल गोल घूमते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और उनको जितनी भी वो प्रथाएं होती हैं, प्रथाएं वो होती हैं हमेशा, जैसे कि देखो हिंदुस्तान में हमारे जितने भी हमारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं। हरियाणा में चले गए तो आपकी वो बोली भाषा वहाँ की अलग मिलेगी, वहाँ का रहन सहन है वो भी थोड़ा अलग मिलेगा आपको। और इसी तरीके से आप जैसे गुजरात में चले जाओगे तो वहाँ की गुजराती भाषा है, हरियाणा में हरियाणवी भाषा है, पंजाब में पंजाबी भाषा है, और नीचे कन्नड़, तमिल इत्यादि अनेकों हमारी भाषाएं हैं। दुर्भाग्य से हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए जो वृत्तांत थे, कौन कौन चीज़ें थी, लगभग ना के बराबर है। ऐसे हमको विकल्प नहीं मिले महिलाओं के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते थे यात्री के दौरान, बहुत कम। जबकि अन्य धर्म के विषयों या स्थापत्य के तत्वों और स्मारकों पर केंद्रित होते थे। मतलब कि ये धार्मिक जितने भी हमारे केंद्र होते बड़ी चीज़ें, फेमस जो भी चीज़ होती थी, जैसे कि हमारा लाल किला हुआ, ताजमहल हुआ, जामा मस्जिद हुआ इत्यादि, ये सारी चीज़ें। पहले के समय पे अगर ये देखा जाए तो जो नारियल हुआ, पान के पत्ते हुए, सुपारी हुई, इन सब चीज़ों की भारी व्यापार होता था। 3 या जैसे कि मैं आपको अभी बताया था, यहाँ पर 3 जो व्यक्ति हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे फ्रेंड्स को अच्छे से लर्न कर रहे हैं 1 से 2 नंबर में, और ये 8 नंबर में भी क्वेश्चन लिखने के लिए आता है पूरे तरह एक्सप्लेन तरीके से। अल्ब्रूनी जो 11वीं शताब्दी में आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। एक था इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था, 14वीं शताब्दी में आया था। एक था फ्रांसा वर्नियर जो फ्रांस से आया था, 17वीं शताब्दी में आया था। अल्ब्रूनी की आपकी किताब थी वो थी अल हिंद, 1 नंबर में, दैट सिंपल। ये क्वेश्चन 10 साल से पूछा जा रहा है, कम से कम 10 साल से पूछा जा रहा है। अल्ब्रूनी की बुक का नाम क्या है? अल हिंद। वह उज्बेकिस्तान में स्थित हुए ख्वारिज़म में सन 973 में ख्वारिज़म शिक्षा में एक महत्वपूर्ण केंद्र निभाते थे, वो अल्ब्रूनी थे। उस समय वह उपलब्ध वह सबसे बड़ी जो शिक्षा थी वो प्राप्त थी। लेकिन आजकल तो सारी विषय थोड़े थोड़े कम कर दिए गए हैं, क्योंकि बच्चे से पढ़ा भी नहीं आता और टीचर उतना
मतलब कि खुद भी नहीं पढ़ना चाहते। तब खुद पढ़ेंगे तभी तो टीचर को या स्टूडेंट जितने भी होंगे उनको अच्छे से समझ पाएंगे, सेटिस्फाइंग करा पाएंगे उनको। क्योंकि ना तो देखो टीचर अच्छे से समझ पाते और ना ही बच्चों को समझा पाते, तो इसलिए इस तरह से, और ना बच्चे उतना अच्छे से पढ़ पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए उस सिलेबस को बहुत कम कर दिया गया है, ना के बराबर। गजनी में ही व अलबरूनी में भारत के प्रति व रुचि व विकसित हुई थी। जो गजनी था, गजनी में जो अलबरूनी नाम का व्यक्ति था, भारत में रुचि पैदा हो गई थी। भारत एक समृद्ध देश है, भारत एक समृद्ध देश है, एक शक्तिशाली देश है, एक महान देश है, एक प्राचीन एवं दार्शनिक एवं आर्थिक एवं राजनीतिक एक बढ़ती हुई एक अर्थव्यवस्था है हमारा जो भारत है। क्योंकि भारत के अंदर देखा जाए तो 74 मतलब कि 74% युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी का मतलब है आगे चल के वो ग्रोथ ही करेगी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा। इसका आकलन करें तो अलबरूनी को भारत पसंद आ गया था और इसलिए वो भारत में ही वो रह गया था। यहीं पर अपने अनेकों भाषाओं का ज्ञाता था, जैसे कि सीरिया हो गई, संस्कृत हो गई, इंग्लिश हो गई, गुजराती हो गई, फारसी हो गई इत्यादि जो भाषाएं हमारी, जैसे कि खगोल विज्ञान, गणित विज्ञान, चिकित्सा संबंधित अनेकों भाषाएं थी जिनको वो अच्छा उनको ज्ञान था इन सब चीज़ों का। जैसे कि अल हिंद जो किताब थी वो अरबी भाषा में लिखी गई थी। अल हिंद जो किताब थी किसकी थी? अल हिंद किताब अलबरूनी की। अल हिंद किसकी किताब थी? अलबरूनी की किताब थी। मैं आपको 4 बार ये चीज़ें रटवाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से समझो। अलबरूनी किसकी बुक थी? अलबरूनी किसकी बुक थी? अलबरूनी थी अलबरूनी की जो बुक थी वो थी अल हिंद। वह अरबी भाषा में लिखी गई थी। जो वह किस पर आधारित थी? वो किताब आपसे पूछा है, उस किताब के अंदर ऐसा क्या था जो धर्म और दर्शन व त्योहार, खगोल विज्ञान व कमियों पर, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं और सामाजिक जीवन में जो भी अपने कानून होते थे और इतनी भी रीति रिवाज होती थी, त्यौहार होते थे, समाज में बड़े छोटे का आदर भाव सम्मान, उसमें सारी बातें लिखी होती थी। किस बुक में? अल हिंद बुक में। एवं जो हमारी बुक थी वो अलबरूनी की बुक थी। जैसे कि जो हमारा था इब्न बतूता की बुक का नाम है रहला। एक नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम लिटरी, एकदम लट्टू क्वेश्चन है, इतना छोटा सा क्वेश्चन है। इब्न बतूता का ये किताब थी, उनका नाम था रहला। इब्न बतूता एक अरबी भाषा में लिखा गया था। वह उसका वृत्तांत जिसे रहला कहा गया था, जो 14वीं शताब्दी में भारत व उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा वह सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा वह रोचक व जानकारियाँ देते हैं। वह मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे वह सम्मानित तथा वह शिक्षित परिवारों में से हुआ था। मतलब कि जिनके परिवार में माता पिता दादा दादी काफ़ी जागरूक थे, पढ़े लिखे, तो संतान भी ऐसी होगी। क्योंकि कुछ तो देखो गुणसूत्र उनके आते हैं हमेशा। इस्लामी व कानूनी अथवा वे सीरिया पर अपनी वे विशेषताओं के लिए वे प्रसिद्ध हुआ करती थी। वे नए जितने भी अपने देशों का निर्माण हुआ, नए विषयों को जानने लगे, दूर दूर तक क्षेत्र तक फैलने लगा। 1332 से 1333 में भारत के लिए कुछ लोग थे प्रस्थान करने लगे थे। ये मोरक्को की वे तीर्थ यात्रा वे सीरिया, इराक, फ्रांस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारी व बंदरगाहों की यात्रा कर चुके थे। मध्य एशिया के रास्ते होकर वह इब्न बतूता सुनो देखो बहुत अच्छी बात कही। इब्न बतूता मध्य एशिया के रास्ते होते हुए 1333 में स्थल मार्ग से सीधे पहुंचा। उसे दिल्ली के सुल्तान महमूद बिन तुगलक के बारे में सुना था। और इसमें एक बात नहीं दे रखी, किला का मतलब था लाल किला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षण के रूप में उसके वृत्तांत में आकर्षित हो वह इब्न बतूता में मुल्तान और कुछ के रास्ते होकर वह दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और सुल्तान उसकी वृत्तांत के प्रभावित हुआ था। उसमें जैसे कि उसमें से दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
वह इस पद पर कई वर्ष तक रहा गया था, पर फिर भी उसमें से विश्वास खो दिया। वह कारागार में कैद कर लिया गया था उनको। बाद में सुल्तान में उनके बीच काफ़ी गलतफहमियां हो गई थी। गलतफहमियां होने के बावजूद में उनके राजकीय सेवा में पुनः स्थापित किया गया था। वह 1342 में मंगोल शासकों के पास वह सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया था। किसको किसको दिया गया था? ये दिया था इब्न बतूता को। जिस व्यक्ति को कैद किया गया था क्योंकि उसको गलतफहमी हो गई थी, हो सके ये मेरे खिलाफ भड़का रहा है या मेरे राज्य पर स्थापित करना चाह रहा है अपना शासन, तो उसी को कैद कर लिया गया था। कैद करने के बाद उसको पता चली नहीं ये सही है, तो उसको कैदी से बरी करने के बाद में उसी को वहाँ का कुछ दिन तक काजी के पद पर रखा था। फिर उनको चीन के मध्य रास्ते होते हुए उनको दूसरी जगह भेज दिया था, मालाबार